नमस्कार साथियों, दून क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि एलटी हिंदी 2023-2024 की जो परीक्षा आपकी प्रस्तावित है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसकी हिंदी विषय की तैयारी के क्रम में आज का ये वीडियो हमारा छंद के ऊपर होने वाला है। तो छंद का अध्ययन हम आप लोग मिलकर के करने वाले हैं। तो छंद जो कि आप लोग जानते हैं रस छंद अलंकार नाम से महत्वपूर्ण टॉपिक आपका सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो उसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। क्या रखे हम लोग तो है छंद। ठीक है, रस छंद और अलंकार नाम से आपका दिया हुआ है। कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि छंद कौन सा छंद पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत जनरलिस्टिक सिलेबस आपका होकर दिया हुआ होता है। रस छंद अलंकार नाम से एक है ना लिखा हुआ है, एक पॉइंट आपका लिखा हुआ है रस छंद और अलंकार। तो कौन सा रस कौन सा छंद कौन सा अलंकार ये तो बताया गया नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें अपना थोड़ा सा यानी एक तरह से कॉमन सेंस यूज करके और थोड़ा सा इस तरह से देख करके कि एलटी की भर्ती परीक्षा में कौन कौन से छंद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनका अध्ययन हम ज्यादा गहराई से कर लेंगे। ठीक है, और कहीं से एक दो छंद अगर रह जाएंगे तो केवल उनका ये देखेंगे कि उनका मात्रा भाग क्या होता है, वो मात्रिक है या वार्णिक है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा छंद के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बड़े तगड़े वो आते हैं। सबसे पहले छंद के कुछ हिस्से होते हैं। ठीक है, यानी कि छंद के कुछ हिस्से होते हैं। छंद के हिस्सों में एक तो सबसे पहले एक चीज आती है, इसको कहा जाता है एक तो होता है आपका मात्रा। मात्रा ठीक है, मात्रा क्या होती है, दो ही मात्रा होती है। मात्रा जो होती है वो व्यंजन की नहीं होती है, वो केवल और केवल स्वर की होती है। अभी हम मात्रा गिनना सीखेंगे बीच बीच में, कुछ चीजें अगर यहाँ रह जाएंगे तो छंद के समय पर सीखेंगे। मात्रा क्या होती है, मात्रा स्वरों की स्वर दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। मेनली स्वर दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन प्रकार के होते हैं, पर जो दूसरा प्रकार जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर को भी हम फॉर एग्जांपल मात्रा भार की दृष्टि से हम दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके ह्रस्व तथा दीर्घ। ठीक है, तो संयुक्त स्वर जो है उसको भी आप दीर्घ ही मानेंगे क्योंकि वो मात्रा भार की दृष्टि से दो ही है। ठीक है, दो छोटे उससे 1 + 1 करके 2 हुआ है। ठीक, तो ह्रस्व स्वर की मात्रा गिनी जाती है एक। सुनिए, ह्रस्व स्वर की मात्रा = 1, दीर्घ की मात्रा क्या होती है 2। दीर्घ स्वर की मात्रा, दीर्घ स्वर की मात्रा होती है 2। ठीक है, समझ गए आप लोग। 1 और दीर्घ स्वर की मात्रा होती है आपकी। ठीक है, जो वन मात्रा है, जो सिंगल मात्रा है, उसको डिनोट किया जाता है ऐसा, इस सिंबल से, 1 से, ऐसा आई सा बनाया जाता है। ठीक, और जो दो मात्राएं होती है उसको कैसे दिखाया जाता है, एस जैसा एक सिंबल बनाया जाता है, उसको 2 से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, दो मात्राएं हैं। ठीक है, तो जब भी हम आई एस एस आई इस तरह से यूज करने वाले हैं इसका प्रयोग, तो आप लोग समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब है एक मात्रा, इसका मतलब है दो मात्राएं। ठीक है, तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर का ज्ञान आप लोगों को है ही, हम सीधा आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा एक दो चीजें और हैं, ये मात्रा के साथ साथ हम ये चीजें समझते रहेंगे, इसमें एक दो लाइनें छोड़ के रखना ताकि क्या करेंगे जब कोई चीज जो टेक्निकल वाली चीजें आती है। जैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आधा स्वर जैसे यूज होता है, जो आधा जब जहाँ पे आधा यूज होता है इस तरह से, जिस तरह से फॉर एग्जांपल यही है स्वर, तो इसका मात्रा भाग क्या होगा। अगर हम ये इस शब्द के अंदर मात्राएं गिननी है तो कितनी मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, जैसे कोई मतलब सही, जैसे प्रकार जैसा एक शब्द है, इसका तो हम आराम से, चलो प्रकार भी संयुक्त अक्षर है, चलो जैसे तथा ये वाला जो शब्द है, इसका अगर हमको मात्रा भाग देनी है तो तो का यानी ह्रस्व स्वर अ लग रहा है इस पे, तो 1 और आ लग रहा है तो 2, 1 + 2 है, यानी कि टोटल कितनी है, 3 मात्राएं हैं इसमें, 1 2। ठीक है, इसका मात्रा भाग इस तरह से आएगा। लेकिन ये जो वाले आधा अगर इसमें जुड़ी है तो आधे के लिए नियम थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं मात्रा भाग के लिए। तो जैसे अगर शुरू में ही आधा अक्षर आता है, शुरू में ही आ गया है, तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 1 1 इस तरह से गिन सकते हैं। तो इस संयुक्त रूप से 2 भी गिन सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी गिना जा सकता है इसको। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बीच में आ गया, ठीक है, जैसे कहां पे आ सकता है बीच में,
नहीं, ह्रस्व में भी है, दीर्घ के हिसाब से करता है। फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो एक दीर्घ में यहाँ पे आगे एक, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, इसमें भी तीन ही गिना जाएगा। कोई ऐसा शब्द बताइए। सत्कार। हाँ सत्कार, हाँ ये ठीक है, एक शब्द ये सत्कार जैसा एक शब्द है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग, आधा स्वर जो है आया है बीच में, अब इसका मात्रा भाग कैसे गिना जाएगा। अगर ये आधा स्वर इस तरह से आ रखा है, यहाँ पे ये आधा है, ठीक है। इससे पहले वाला अगर ह्रस्व है, ठीक है, जैसे स क्या है, सिंगल मात्रा है, ह्रस्व की जगह पर कहेंगे सिंगल मात्रा का स्वर है, तो फिर तो इसको इसी में गिन लिया जाएगा। सत एक तरह से गिनेंगे तो इसको फिर संयुक्त रूप से टू गिनेंगे, तो यानी कि एस। अगर इसमें सिंगल वाला आया, अगर इसमें क्या है सिंगल मात्रा का भाग आया, एक मात्रा का भाग, अगर इससे ठीक पहले वाला, ठीक है, तब तो इसको गिना जाएगा और इसको 1 गिन करके 1 + 1 इसको एक साथ ही 2 कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 2 2 1 होगा इसका, ठीक है, 2 और 2 और 1, ठीक। लेकिन जैसे दीर्घ है, इसमें पहले से क्या है 2 पहले से है। अच्छा एक आपको ध्यान ये रखना है, 2 से ज्यादा मात्राएं होती है, 3 मात्रा नहीं होता है एक साथ, ठीक है। 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, लेकिन 3 मात्राएं एक साथ नहीं हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या समझना है, जैसे ये पहले से ही 2 है, ठीक है, पहले से ही डी है ना, तो इस वजह से ये आधा जो है रखा है इसमें, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, इसको काट लेंगे आप लोग। और घ क्या है, इसमें भी 3 मात्राएं, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। ये चीज लिखवानी पड़ेगी आपको। तो इसमें ये चीज समझेंगे, इसमें संयुक्त अक्षरों के मात्रा भाग, संयुक्त अक्षरों का मात्रा भाग, संयुक्त अक्षरों में किस तरह से मात्रा भाग से पहला लिखेंगे तो, यदि आधे वर्ण, यानी आधा वर्ण आप समझ रहे हैं ना किसके लिए यूज कर रहा हूँ, आसान शब्द है ना। यदि आधा वर्ण जो है, आधा वर्ण शब्द की शुरुआत में आए तो शब्द के प्रारंभ में, यानी पहला ही हो, प्रारंभ में हो, तो उसकी मात्रा नहीं है, उसकी मात्रा नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। ये शब्द समझ गया ना, तो मैं क्या चाह रहा हूँ। जैसे जैसे कि स्वर ही, जैसे एग्जाम्पल स्वर, इस शब्द में क्या है 1 मात्रा होती है, एक व की और एक र, ये व की है और ये र की है, इस तरह से, ठीक। आधा वर्ण का शब्द के प्रारंभ में। दूसरा, यदि आधा वर्ण शब्द के बीच में हो तो क्या होता है, इसके 2 कंडीशन होती है। पहला क्या है, उसके ठीक पहले, अगर मतलब ह्रस्व स्वर हो ना, ह्रस्व स्वर हो तो दोनों को मिलाकर 2 मात्राएं बनी जाती है, ठीक है। मिलाकर दोनों को मिलाकर 2 मात्रा गिनी जाती है, 2 मात्रा गिनी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्कार, जैसे मैंने एक शब्द बताया, तो सत्कार में आप लोग लिखेंगे, सत्कार में स प्लस अनंत, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 मात्राएं, हाँ 2 मात्राएं, इस तरह से इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, स प्लस संयुक्त रूप से 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। किसकी क्लास 8:30 से
ठीक है, 100 प्लस 100 की दो मात्राएं संयुक्त रूप से गिनी जाती हैं। अच्छा, दूसरा है अगर क्या हो इसमें, अगर दीर्घ वर्ण वाला, इसके ठीक पहले अगर दीर्घ स्वर था उसके ठीक पहले दीर्घ स्वर हो दीर्घ स्वर हो तो दीर्घ स्वर आ जाए तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, इसकी आधे वर्ण तो आधे वर्ण की मात्रा नहीं होती, वर्ण की मात्रा नहीं होती। अच्छा, मात्राओं को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर दोहा मतलब किसी भी छंद को लेकर के अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपको ना एक दो एग्जांपल याद है कि ये इस तरह से है तो आप मतलब मात्रा पे मात्रा बिठा करके छंद तो आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई अगर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया कि मात्रिक छंद, इस वाले मात्रिक छंद में क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, ठीक है। वैसे नहीं पूछेगा किसी शब्द को लेकर कि इसका मात्रा भाग क्या होगा, इस तरह से। जैसे एक शब्द है जैसे स्वास्थ्य जैसे एक शब्द है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको बताना है, प्रत्येक अपनी हर कोई अपनी मतलब कॉपी में एक संख्या लिखेगा और इसकी मात्रा बताएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इतना समझे स्वास्थ्य में कितनी मात्राएं गिनो और अपने उस पर संख्या लिखो। लिख लिया होगा, संख्या लिखना बहुत देखो। टू वन, टू ट्रिपल वन, टू टू। हाँ, और कोई बताओ आगे आप। अच्छा, आप तो अभी आए ना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। आप बताइए। नहीं आया सुमित है ना अपना, तो नहीं आया होगा समझ में। 2 1 जिन्होंने गिना है उन्होंने ठीक गिना है, आप लोग दो गलत गिना। देखो ये शुरू में आ गया तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, है ना। एस आधा शब्द कट हो गया, वाह है इसका दीर्घ है तो इसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी, 2 गिनी जाएगी। ये आधा सौ है, इसके ठीक पहले वाला दीर्घ आ गया है तो इसकी मात्रा तो नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया कि इसकी भी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। इसकी भी मात्रा नहीं गिनी जाती है, ठीक है। ये शायद किसी ने अगर 4 अंक गिना है तो इस वजह से शायद गिना हो, ये वाला रूल मैं बताना भूल गया। इसलिए मैं चाह रहा हूँ मतलब थोड़ा सा एक दो लाइनें छोड़ करके रखना ताकि कुछ आ जाते हैं ना तो बीच में पॉइंट ऐड करना। इसलिए बहुत ज्यादा नियमों को याद करने से अच्छा है कि छंद याद किया जाए, उसका मात्रा भाग याद किया जाए और आप मतलब छंद का अभ्यास, छंद की यति और छंद की गति आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। यति गति भी हमने समझना है, वो अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी भी नहीं गिनी जाती, ठीक है। इससे ठीक पहले वाला अगर इस तरह से आ जाए तो भी नहीं गिनी जाएगी और इसकी हो जाएगी ठीक है। तो 2 और 1 इसका स्वास्थ्य इस तरह का लंबा शब्द लग रहा है कम से कम 5-6 तो होनी चाहिए इसमें, लेकिन है केवल 3, ठीक है। तो ये इसके संबंध में एक चीज ये ध्यान हो गया ना, ये आ जाएगा आपके समझ में। मात्रा भार आ गया फिलहाल के लिए समझ में। एक दो कुछ अगर एक्सेप्शन छूट जाएंगे तो बीच में हम लोग उसको कर लेंगे। मात्रा एक चीज होती है वर्णिक छंदों में। वर्ण आप लोग, वर्ण जो होता है वर्ण का की गिनती करते समय, वर्ण की गिनती करते समय केवल इस तरह से गिननी है। जैसे होती, इसका वर्ण विच्छेद मत कर देना कि इसमें कितने हैं। इसका वर्ण विच्छेद नहीं करना होता है। कैसे करना होता है, दो नहीं, वर्ण मात्रा तो हो गया, ये तो मात्रिक छंद के समय पे काम आएगा। एक होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद के समय पे वर्ण गिनना भी सीख लो। ये एक वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, बस ठीक है। एक वर्ण दूसरा वर्ण, इसी तरह से ये भी इसी तरह से शब्द ये इसमें शायद 1 और 2 इस तरह से ही गिना जाता है। संयुक्त अक्षर को एक साथ गिना जाता है, मात्रा का अलग से नहीं किया जाता, ठीक है। अगर वर्ण गिनने को आए तो वर्ण विच्छेद मत कर देना भाई, हाँ प्लस ओ प्लस इस तरह से मत कर देना, 4 मत गिनना, ठीक है। 1 2, ठीक है। वर्णिक छंद जब आएगा करेंगे इसको, ठीक है। उसमें तो हमको वो भी समझना है, गण भी समझना होगा, ठीक है। गणबद्ध होते हैं वो, उसमें भी थोड़ा सा मात्राओं का आता है। तो इसके अलावा एक चीज दूसरी एक शब्द आता है आपके इसमें यति, यति एक शब्द आता है। यति का मतलब क्या होता है, हाँ विराम। यति का मतलब सीधा सीधा है विराम,
ठीक है, यदि का मतलब क्या क्या है, छंद के किसी चरण में, किसी छंद के चरण में बीच में ठहरा जाता है। जब किसी छंद के बीच में ठहरा जाता है तो उसे यदि कहते हैं। इस ठहरने को भी यदि कहते हैं, ठीक है, यानी कि विराम को ही यदि कहते हैं। ये जो विराम है इसी का नाम है यदि। ठीक है, यदि अभी हम लोग समझेंगे, अभी केवल शब्द देख लो, बाकी हम उसमें तो समझ लेंगे, तो अलग से इसका करवाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यदि देना सीखेंगे जब छंद आएगा। ये दूसरा शब्द आता है, इसी का भाई है गति। गति क्या होता है? गति का सीधा सीधा मतलब क्या है? लय। ठीक है, गति का सीधा सीधा मतलब है लय, यानी कि छंद की एक निश्चित लय होती है, एक निश्चित लय होती है जिसे उसकी गति कहा जाता है, जिसे उसकी गति कहा। इसको कहते हैं छंद की निश्चित गति है, उसको कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि एक चौपाई का एक हिस्सा है, चलिए ये सुना ही होगा, समझे है ना। बाकी अब अच्छा, हम छंदों में प्रयोग ऐसे काव्य पंक्तियों का करेंगे, या तो आपने कभी पोएट्री में उसको सुना हुआ है या कहीं बहुत प्रचलित है, उसी का प्रयोग ज्यादा करेंगे। ठीक है, कोई मतलब बहुत ज्यादा दूर हम लोग करेंगे ताकि मतलब याद रहने याद करने में आसानी। ठीक है, उसके बेस पे आप क्वेश्चन कर पाए, चाहे कुछ दिया जाए तो वो आप उसकी यति और गति का प्रयोग करके आप लोग छंद आसानी से समझ लेंगे। छंद समझने में बहुत कठिन काम नहीं है। ये चौपाई का, ये एक चौपाई का हिस्सा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इस तरह से चलता है ना। तो रघुकुल रीति सदा चली आई जो चौपाई होती है, चौपाई के एक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, इसमें 16 मात्राएं होंगी, ये 1 2 3 4। ठीक है, 2 1 1 2 1 1 2। ठीक है, ऐसा करना। 16 बोलिए पूरी हो ही रही होंगी, है ना, वरना ये चौपाई नहीं है, वरना इसकी फिर गति में खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मैं समझाना ये चाहते हैं कि गति के बिना छंद नहीं है। ठीक है, केवल मात्राभास से छंद नहीं बनता है। जैसे अभी हम करेंगे इसका ऐसा करिए, चलिए चलिए आई सदा रघुकुल। ठीक है, ऐसा करिए, मात्राएं सबकी सेम होंगी, 16 मात्राएं हो ही जाएंगी, लेकिन फिर भी चौपाई नहीं होगी, क्योंकि क्या किया है, इसकी गति जो है वो खराब हुई है। कैसे हुई है खराब? क्योंकि इसका एक निश्चित क्रम होता है, जिस उसमें वो चलती है, तो इस वजह से क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये चौपाई का हिस्सा नहीं होता। तो गति का महत्व अपने आप में ये है कि जो लय है उसकी निश्चित रूप से, वो निश्चित लय की वजह से ही छंद जो है छंद हो पाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, यदि भी महत्वपूर्ण चीज होती है। तो यति वाला कोई आएगा, लंबा छंद होता है, उसी में यति होती है। तो ये समझ गए ना, तो गति का महत्व क्या है। ठीक है, ये चीज। इसके अलावा कुछ एक दो चीजें छूट जाएंगी, तो अभी हम छंद के बीच में सोल्व कर लेंगे। यति हो चुका है, गति हो चुका है, मात्रा हो गया, वर्ण भी कर लेंगे। अब थोड़ा छंद के प्रकार से आते हैं सीधा सीधा। ठीक है, अब ठीक है, टॉपिक सीधा शुरू हो रहा है। छंद के प्रकार। ठीक है, छंद के वैसे होते हैं 2 प्रकार, कोयले कहते हैं 3 प्रकार। ठीक है, तो तीसरा प्रकार है क्या, वो
नहीं, मात्रिक नहीं, मात्रिक का ही एक हिस्सा होता है अर्धमात्रिक। मात्रिक होता है एक वर्णिक होता है, ठीक है, जिसमें वर्ण कम है। वैसे तो दो ही होते हैं छंद प्रकार, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मतलब इसके अलावा भी कुछ छंद होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के कह सकते हैं उसको। और ये प्रयोग आया कहाँ से है? दरअसल वो आया है आप जब फारसी और उर्दू का महत्व यहाँ पे बढ़ा ना, तो एक चीज होती है वहां पर बहर, गजल का एक हिस्सा होता है बहर कहते हैं उसको। बहर यानी कि मोटे तौर पर छंद ही है वो, लेकिन बहर थोड़ा सा अलग तरह से कहा होती है। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि हिंदी की कविता पर भी बहर का खूब प्रभाव पड़ा, और उस वजह से गीतों की रचना में उस जो शैली थी, वहां की जो छंद परंपरा थी, उसका प्रभाव आना शुरू हुआ। तो छंद थी, और कई लोगों ने उसको माना लयात्मक, लयात्मक छंद माना कई लोगों ने अलग से। वैसे इनकी भी अपनी लय होती है, लेकिन कैटेगराइज करने के लिए, और ये यूज होता है गीतों में। ऐसा कहा जाए कि कहाँ यूज होता है? गीतों में प्रयोग होता है, ऐसा कहिए। ठीक है, अब छंद होता है बहुत सारे प्रकार के, ठीक है, जो प्रमाणिक किताब है, एक जैसे अलंकार पारिजात एक बहुत प्रमाणिक किताब आप लोग मान सकते हैं। इसमें जो मात्रिक छंद होते हैं वो 18 प्रकार के मात्रिक छंद वर्णन किए गए हैं। नरोत्तम दास स्वामी की अलंकार पारिजात, वहां पे वाणिज्य छंद भी बहुत प्रकार के लिखे हुए हैं, लेकिन हमको वही करने से हमको महत्वपूर्ण लगे। मात्रिक छंद होते हैं भैया 3 प्रकार के, ठीक है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होंगे आपके? 3 प्रकार के। इसी में एक टेबल बना लेंगे आप लोग, सीधा सीधा मात्रिक छंद 3 प्रकार के। ज्यादा दूर होगा यहाँ पे बन जाएगा। एक होता है सममात्रिक छंद, ठीक है। एक होता है अर्धमात्रिक कहें या अर्ध सममात्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अर्धमात्रिक भी कह सकते हैं, अर्ध सममात्रिक, जो भी आपको लगता है। अर्धमात्रिक, तीसरा होता है विषम मात्रिक, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक, ठीक है। ये 3 प्रकार के छंद आते हैं इसमें। सममात्रिक, अर्धमात्रिक, विषम मात्रिक। अच्छा, इसमें से सारे तो पढ़ पाना असंभव है, मतलब सारे करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे ही जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें करना है नहीं कुछ, मैं अपना लॉगिन कर लेता हूं। चलो कोई बात नहीं। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक या अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक, ठीक है। तो सममात्रिक में कुछ छंद लिखे गए, जैसे सममात्रिक एक छंद होता है जो कि बहुत प्रसिद्ध छंद है। एक है चौपाई, सबसे पहले इसी का करेंगे। क्या होता है? चौपाई। एक होता है रोला छंद, ठीक है, नहीं दोहा अर्ध सममात्रिक, अर्धमात्रिक, ठीक है। चौपाई, रोला, और एक दो और जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो थोड़ा सा पढ़ा भी ज्यादा जाता है, जिसकी जैसे जैसे लावणी एक छंद होता है, लेकिन लावणी बहुत ज्यादा प्रयुक्त नहीं है। लावणी के संबंध में केवल आप लोग इतना समझो कि कामायनी के बहुत सारे शब्द उसमें लिखे हुए हैं लावणी छंद। वो क्या है? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिलाती शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। तो ये जो छंद आएगा वो लावणी छंद है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी आएगा तो कभी नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हरि गीत है, हरि गीत। वैसे इसी का एक छोटा भाई है गीतिका, ठीक है, लेकिन हरि गीतिका ज्यादा से। अर्धमात्रिक में भी 2-3 छंद समझ सकते हैं। एक तो है दोहा, दोहा कर लेंगे, ठीक है। इसी का रिवर्स कर देते हैं तो फिर सोलह हो जाता है, ठीक है। और इसी से मतलब थोड़ा सा अलग होता है, इसको कहा जाता है बरवे। बरवे एक छंद है, ठीक है। जैसे कुछ रचनाएं आपने मध्यकाल की सुनेंगे, एक है बरवे रामायण। बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है, ठीक है। बरवे रामायण का मतलब क्या है? बरवे छंद में रचित है जो रामायण, ठीक है। बरवे रामायण, ऐसे ही एक चीज आपने और सुनी होगी, बीती काल में बड़ी प्रसिद्ध थी, बरवे नहीं खाती, बरवे नहीं। अच्छा, नहीं का भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, ठीक है। बरवे रामायण, बरवे इस तरह से। बरवे
छंद है वर्ब में, ठीक, उसमें लिखा हुआ है। और विषम मात्रिक छंद वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से एक छंद हम कर सकते हैं, उसका नाम है कुंडलीय छंद। इसका नाम है कुंडलीय छंद। कुंडली वैसे छप्पाई वगैरह भी खूब है इसमें, छप्पाई हो गया, लावनी हो गया, ये सारे, लावनी तो शायद इसमें है, लेकिन विषम मात्रिक छप्पाई हो गया, कुंडली है, तो ये है 3 3 6 7 मात्रिक छंद, 7 का काम चलेगा। वैसे अभी तक जो एलडी में पूछा गया है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज रहे तो ठीक रहेगा, ताकि थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन भी आ जाए तो कर पाएंगे आप, ठीक, ताकि कहीं से थोड़ा बहुत घुमा के अगर आ जाता है तो हम सीधा सीधा कर लेंगे, ठीक। तो ये इसका फटाफट लिखेंगे आप लोग, और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। वार्णिक में 2 ही प्रकार के छंदों का अध्ययन करेंगे, यानी 2 ही छंदों का अध्ययन करेंगे, एक सवैया कर लेंगे, एक कवित कर लेंगे, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं इसमें। अच्छा एक और कर लेंगे, तोटक छंद। अच्छा तोटक पहले लिखा है, तोटक सवैया और कवित कर लेंगे, ठीक। तो इतने छंदों से बनेगा 10 छंद ही, ठीक, मतलब लगा लो आप लोग 30 32 में से 10 सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस वरना आज तक एलटी में तो चौपाई और दोहे से आगे वो बढ़ाने नहीं कभी, ठीक है। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसके वर्ण इसको क्रम को लेकर के पूछा गया था कि 13 और 11 की क्रम पे जो चलता है वो छंद कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। चौपाई से लेकर के एक सवाल पूछा गया था, प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं जिसमें होती है वो कौन सा छंद होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा सममात्रिक छंद समझते हैं क्या होता है। सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद समझते हैं ना, तो मात्रिक छंद यानी कि जिसमें जो छंद क्या होता है मात्राओं पर आधारित होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है मात्राओं के का आधार बना करके जो एक निश्चित लय जो बनती है वो होता है आपका मात्रिक छंद। तो आ जाता है सममात्रिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हो, जिनके प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है। मात्राएं समान होती है मतलब मात्राओं की संख्या समान होती है, ठीक है, मात्राएं समान होती है। चरण में सममात्रिक छंद वो होता है। सममात्रिक छंदों में पहला जो छंद हमने लिखा चौपाई लिखा है, चौपाई। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी छंद में क्या होता है मात्राओं की संख्या समान हो जाती है, तो मात्राओं की संख्या समान होने मात्र से छंद छंद नहीं बनता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें दो तीन चीजें और भी होती है। तो चौपाई आप लोग ये देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अवेयर रहना है आप लोगों ने कि केवल मात्राओं की संख्या याद करने से नहीं चलेगा, हाँ केवल जो एक्सेप्शन उसमें होता है जो उसको स्पेसिफिक छंद का रूप देगा, यानी कि चौपाई को जो चीज चौपाई का रूप देती है वो चीज सारे नहीं हो सकती। चौपाई क्या इसमें लिखेंगे आप, इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कैसे करेंगे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं आएंगी। इसके अलावा अंत में S1 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो समाप्त होगा वो गुरु लघु से नहीं होगा, SI इसीलिए लिखा, ठीक है, ठीक है, गुरु लघु से नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है लघु गुरु लघु पे समाप्त नहीं होना चाहिए, या तो लघु लघु पे हो जाए तो फिर इसको हम एक साथ ही गुरु कर सकते हैं, गुरु काउंट कर सकते हैं, इसको एक साथ ही 2 काउंट कर सकते हैं, ये होता है सुविधा, ठीक है।
और या फिर गुरु पर भी समाप्त होगा तो होगा, ठीक है। और गुरु गुरु आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि समापन किस पर होना चाहिए, कुल मिलाकर के गुरु पर होना चाहिए। अगर दो लघु पर भी हो रहा है तो भी उसके साथ ही गिना जाता है उसको एक तरह से। तो इसमें लिख सकते हैं गुरु, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन होता है। तो चौपाइयां बहुत सारी हैं, ठीक है, चलो एक चौपाई लिख लेते हैं हम लोग। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसलिए लिखा है, जरूरी नहीं है कि गुरु पर समाप्त हो। गुरु पर कैसे समाप्त हो सकता है, लघु लघु पर भी समाप्त होगा तो भी आप इसको टू काउंट करेंगे। इसी तरह ये भी चौपाई है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसकी, चौपाई की यदि भंग हो रहा है ना कोई दिक्कत है। सागर जय कपीस, तीनों लोग उजागर, ठीक है, एक इस तरह की समझ लेंगे ताकि मतलब कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। कंफ्यूजन कैसे बाकी रह जाती है कभी कभी कि हम समझते हैं कि गुरु पर ही समाप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा सा दो तीन प्रकार के डाइवर्सिफाइड एग्जांपल लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इसके अलावा जो अगला वाला है रामदूत वाला, वो वाले चौपाई आप लिखेंगे रामदूत धामा पर होता है ना खत्म, तो गुरु गुरु पर समाप्त है, तो गुरु पर समाप्त है, गुरु लघु नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से होता है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो दो प्रकार की चौपाई आते हैं, बाकी वो भी है ही जो आपने वहां पे पढ़ी, शुरुआत में नहीं पढ़ी थी रघुकुल रीति सदा चली आई, उसमें भी टू टू पर समाप्त है, गुरु गुरु है ना, आ ई। और इस तरह से चौपाई आपकी इस तरह से हो गई। लिखिए होगा एग्जांपल लिखना कोई बात नहीं है, घर में भी लिख सकते हैं आप लोग एग्जांपल, जरूरी थोड़ी है यही वाला लिखना। अपने फेवरेट चौपाई में आप चौपाई का निर्माण करो, आप लोग अब क्या ही करें। वो समझ लिया आप लोगों ने, मात्रा भाग समझ गए कैसी मात्रा यूज करनी है। अब बस आप फिर कभी कालिदास की तरह आप लोग छंदों का अभ्यास कर सकते हैं, घर पे जाकर अपनी चौपाई भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बस ये की चीज समझ में आनी चाहिए। दूसरा जो छंद लिखा था मैं रोला है ना, रोला, रोला छंद, रोला छंद में प्रत्येक चरण में 12 शायद होते हैं, 24 टोटल होती है 24। हाँ तो नहीं टोटल है, प्रत्येक चरण में 24 होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसका एग्जांपल प्रत्येक चरण में 24 होती है और 11वीं मात्रा पर यति होती है। अब आया है यति, समझेंगे कैसे लिखेंगे इसमें। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और लिखेंगे 11वीं मात्रा पर यति, 11वीं मात्रा पर यति होता है, ठीक है। तो 11वीं मात्रा पर यति इसमें जरूरी है। कैसे, एक उदाहरण लिख लेंगे आपको, इसको यही कर लिखते हैं, बाकी इधर आ गए। जिसकी रज में खेल खेल कर बड़े हुए, खेल खेल कर बड़े हुए, जो उदाहरण है, ठीक है। घुटनों के बल, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, खड़े हुए। वैसे अपने आप में कंप्लीट हो गया, लेकिन वो वही लिखा सकते हैं। खड़े हुए हैं
परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। सब सुख पाए। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। जिसके कारण धूल भरे हीरे। या इसका एक और एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा प्रसिद्ध है इसमें। अंग्रेज राज सब साथ, ऐसा कुछ है ना। मतलब दूसरे पंक्ति तो यह है कि पैधन विदेश चली जात यह अति भारी। कि अंग्रेज राज में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन अपना धन जो है विदेश चले जाता है, ये खराब बात है। अंग्रेज राज सब साथ, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ये एक और एग्जाम्पल इसका कर सकते हैं। ये भारतेंदु में आपको अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। धन विदेश चली जात ये है। इसमें मात्रा हम गिनो 124 का ये गिने, इसमें तो होंगी अंग में ये जो गिना जाता है अंग्रेज, अंग्रेज इसमें शायद दो गिना जाता है ना। दो दो एक दो एक 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 दो एक एक दो एक एक दो दो। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 4 22 ऐसा कैसे होगा। अंग्रेज राज सुख साथ सभी सब भारी 22 कैसे हो रहा है। शायद दो मैंने गिना, दो बीच में छोड़ दिया थे। एक लगी या दो में आज सार में ये है ना, सार छोटी से दो मात्रा ही नहीं तो छोड़ी है। इसको एक मिनट रुक जाना आप लोग। इसका तो देख लो, इसमें तो है 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पे तो यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इसे कैसे हुआ है। कुछ गलत गिन रहे हैं मैं। जिसकी वजह से खेल खेल कर बड़े हुए 23 को 24 होनी चाहिए ना पूरी मात्रा में। चौबीस, हाँ इसको मैं एक ही गिना था, दो है ना, ए है ना उसमें, तो दो गिना जाएगा। 24 है इसमें, 24 और है पूरी 11 में यहाँ पे ना। जिसकी रज में खेल खेल कर बड़े हुए, इस तरह से। तो यहाँ पे यति आती है 11वें मात्रा। इसी तरह से यहाँ पे भी शायद इधर कहीं रहेगी यति, आप लोग देखेंगे 11वें मात्रा यहाँ पे समाप्त। ठीक है, ये बात 22 मात्राओं का हो रहा है। इसको एक मिनट करने दो, ये क्या रोड़ा है भी या नहीं है। इसको एक मिनट छोड़ दो है। ये लग तो रहा था रोड़ा जैसा, लेकिन एक मिनट हो इसको, क्योंकि नीचे वाले में 22 ही नहीं आ रही। एक मिनट हो इसको, ये लेकिन इसको लिख लो। ठीक है, तो ये है आपका क्या, इसमें है आ रही है आपकी 24 मात्राएं। जिसकी रज में खेल खेल कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं,
परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। अच्छा, अंतिम पंक्ति का मतलब ये नहीं है कि हीरा जो है वो धूल भरा है, ऐसा नहीं। जिसके कारण धूल भरे, यानी कि जो धूल भरे थे वो क्या कहला रहे हैं, हीरे कहला रहे हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, ऐसा समझना कि धूल भरे हीरे, यानी कि हीरे जो है वो धूल भरे, ऐसा नहीं। ठीक है, हो गया है, रोला भी हो गया ना। तीसरा छंद आपसे कहा जाएगा हरिगीति का। हरिगीति का हिस्सा ही बड़ा है। हरिगीति का छंद, हरिगीति का में क्या होता है किसी को जानता है? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। इसके अलावा इसमें यति गति का क्रम, यति शायद इसमें 14-12 पे यति होती है। जैसे एग्जांपल के दो समझते हैं, केवल मनोरंजन 14-12 14वीं मात्रा से, क्योंकि 12वीं फिर जो लास्ट वाली मात्रा तो समय का चरण ही समाप्त हो गया ना, 14वीं मात्रा पर यानी कि 14 समाप्त होते हैं, 14 समाप्त होते ही यदि जो है इसमें प्रयुक्त होती है। चारी गीति का थोड़ा लंबा चल रहा है तो एक साथ ही लिखना पड़ेगा। तो दोबारा तो गीति का नहीं, 14-12 नहीं, 14-12 तो 26 ही हो रहा है। 16-12 है ना, गीतिका में है 14-12। हाँ वो गीतिका में है ना, हाँ क्योंकि 28 होता है उसमें 26 होती है ना गीतिका में, दो और उसमें थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा चेंज हो जाता है तो वो साइड हो जाता है। लेकिन इसमें 28 है तो 16वीं मात्रा का, ठीक 16-12। तो इसमें कुछ अच्छा, भारत भारती आप लोग लिखते हो। हरिगीति का किसका प्रसिद्ध छंद मतलब सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा हरिगीति का किसी ने लिखा है तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इसमें लिखो मैथिली शरण गुप्त। और ज्यादातर भारत भारती में जितने भी छंद है वो मतलब लगभग सारे के सारे हरिगीति का सबसे ज्यादा प्रयोग भारत भारती में किया है। जैसे एक लिख सकते हैं हम लोग, एक हरिगीति का लिखते हैं, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष। अधिक खंड का ये संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। एक हरिगीति का ये भूमि है। इसके अलावा याद ना रहे तो ये याद होगा आप लोगों को, केवल मनोरंजन वाला है, केवल मनोरंजन न कविता कर्म होना चाहिए, मनोरंजन न कविता कर्म होना चाहिए। होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये वाला आप लिख सकते हैं। एक ये, दूसरा भी गिन लेंगे आप मात्राएं, 16वीं मात्रा पे यदि गिनेंगे संपूर्ण 2 2 1 5 हो गए, 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पे ये थे। ठीक है, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। इस तरह से इसके उसमें टोटल आएंगे 28 मात्राएं और दूसरे चरण में भी 28 मात्राएं। प्रत्येक चरण में आएंगे इसके 28 मात्राएं और 16वीं मात्रा के बाद यदि और उसके बाद इसका। और अगर याद ना हो, याद तो वैसे हो जाएगा, याद करने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक तो उसके जरूर याद करके चले जाना, ताकि अगर जैसे ऑप्शन में जो हो ना उसका जैसे रफ कार्य के लिए एक पेज मिलता है तो उसमें लिख लिया, उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना मक्खी के ऊपर मक्खी बिठाना, तो छंद के ऊपर आप छंद का वो समझ करके यति और गति का क्रम समझ करके आप लोग काम कर सकते हैं, उसकी लय समझ करके आप लोग काम चला सकते हैं अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है ना, मतलब इतना याद करने की जरूरत नहीं। 28 मात्राएं कितनी मात्राएं क्या मात्राएं, ये तब है कि जब आएगा क्वेश्चन की 28 मात्रा ऑप्शन कौन सा। ठीक है, इस तरह से भी कई बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए इस एंगल से भी करवाया गया है। देखिए का भी मर्म होना चाहिए, ये तो याद होना चाहिए कहां से, केवल मनोरंजन में कभी कर्म होना चाहिए। ये तो बहुत प्रसिद्ध याद है आप लोगों को, किसी ये वाली पद्धति याद नहीं है या आदि है, आदि भी है तो भी काम चल जाएगी। आदि मतलब एक चरण भी याद है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक चरण पूरा याद होना चाहिए तब काम हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हरि गीति का भी आपका समाप्त हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अर्धमात्रिक छंदों। अर्धमात्रिक मतलब जिसके अर्धमात्रिक छंद क्या होते हैं अर्धमात्रिक छंद, जिसके अर्धमात्रिक का मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप वहीं से देखते हुए ठीक है। अर्धमात्रिक छंद जो होता है उसका क्या देखो, इसके जो एक होता है सम चरण, सम और नंबर इवन नंबर तो जानते होंगे आप लोग, तो सम संख्या के चरण में समान पद, विषम संख्या के चरण में समान पद, यानी कि पहले तीसरे में समान पद, दूसरे चौथे में समान पद, लेकिन पहले और दूसरे में असमान मात्रा है। लिखेंगे आप लोग वेद छंद, जिनके पहले तीसरे चरण में समान तथा दूसरे व चौथे चरण में समान मात्राएं चरण में समान मात्राएं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक चरण में समान नहीं होगा। ठीक है, ऑड में सेम है, इवन में सेम होगा, लेकिन एक ऑड एक इवन में असमान मात्राएं होती है, उसको कहा जाता है अर्ध सममात्रिक या अर्धमात्रिक छंद। ठीक है, सबसे पहला छंद आएगा आपका दोहा छंद। दोहा छंद दोहा छंद क्या होता है, इसमें लिखेंगे आप पहले व तीसरे चरण में पहला और तीसरे चरण में 13 है ना, 13 क्या बड़ा हिस्सा पहले आता है, तो ये 13 तथा सेकेंड व फोर्थ में 11 मात्राएं आती है, 11 मात्राएं आती है, और इसमें एक एक्सेप्शन और है, इसमें 2-1 पे खत्म होना चाहिए। ठीक है,
गुरु लघु पर समाप्त होना जरूरी है इसका। गुरु लघु इस एस आई मतलब ये वन जैसा बना है, इस पर गुरु लघु पर समाप्त पर चरण समाप्त और समचरण का समाप्त, समचरण समाप्त होता है। और जो विषम चरण किस पे होता है? गुरु लघु, ये होता है गुरु पर समाप्त होना चाहिए उसका। ये लघु गुरु पर, लघु गुरु यानी इस पर विषम चरण समाप्त अब जाकर पड़ता है विषम चरण होता है। ठीक है, ये तीन चीजें मिलकर होती है। तो विषम चरण जो होता है वो एस आई लघु होना चाहिए है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि गुरु लघु नहीं होना चाहिए, जैसा भी लिख सकते हैं गुरु लघु, क्या पता होगा गुरु लघु विषम चरण समाप्त नहीं होता, इस तरह से इसको ज्यादा, क्योंकि एक आध दोहे आ सकते हैं जिसमें यानी कि गुरु गुरु पर में कोई आएगा तो वैसे तो नहीं आता है गुरु गुरु पर तो होता है, लेकिन इसको इस तरह से अब जो भी आपका प्रिय दोहा है वो दोहा आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई सा भी दोहा बताओ, कोई भी दोहा बताओ। चलो आज मनीषा जी बताएंगे एक दोहा है, आपको पता कोई दोहा? दोहा नहीं पता? हाँ, कोई एक दोहा बताओ, कोई सा भी एक दोहा बता दे बस। अब दोहा नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे जरा बड़ा हुआ है, बड़ा भाई का जरूरी हो तो ये भी वाला चाहिए, बड़ा हुआ तो क्या, जैसे पेड़ खजूर। अच्छा, इसके दो चरण एक साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए छोटा सा है, जैसे पेड़ खजूर, आगे क्या है, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसे सबसे पौष्टिक अगर ड्राई फ्रूट कोई है तो वो खजूर ही है। ठीक है, खजूर अपने आप में कंप्लीट डाइट मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये फल के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो पेड़ के बारे में कह रहे हैं। ठीक, और मतलब ज्यादा पेड़ को मतलब ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा महत्व क्या है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ठीक ठीक, आकार परिमाण हैसियत इसके इससे जो है व्यक्ति का बड़ेपन का एहसास नहीं होता। बड़ापन क्या होता है, अगर व्यक्तित्व तो बड़ा है, ठीक है, हृदय बड़ा है तो व्यक्ति जो है बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसमें गिनेंगे आप लोग 13 मात्रा याद होगी। एक कितना आता होगा, एक दो, एक दो 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 ऐसा। अच्छा, इसमें ये गिना जाएगा, इसमें ये नहीं गिना जाएगा। ठीक है, इसमें दो, एक दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉमा होता है, यानी ये एक चरण अपने आप में ये लिखा एक इस तरह से जरूर जा रहा है, क्योंकि ये दो है ना, तो वो भी तो दो मात्रा है ना। कहाँ पे हुआ? हाँ, तो 1 2 लिखा हुआ है, छोटी मात्रा एक ना, बड़ी मात्रा दो। ठीक है, आपके पास ऑनलाइन में भी है तो शुरू की चर्चा देख लेना। इसमें पंक्ति में भी दो 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 दो, एक
तो देखेंगे हम लोग इस तरह से। और हल ला गया तो इसमें क्या होंगी, ठीक है। देखो ये 2 2 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 के क्रम में दोहा चलता है। दोहा समझाने की जरूरत नहीं है, दोहा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान। एक बार गा के बता देना, जैसे जैसे आपको गाइड पता है जो भी वो करके। दोहा भी हो गया, तो दोहा का एग्जांपल मुझे बताना पड़ेगा ताकि बाकी के दो भी आ जाए। ये लिख दिया ना, दोहा कोई सा भी दोहा लिख देगा। दोहा भी हो गया। अगला आएगा आपका सोरठा, इसी का भाई है, इसी का भाई है, बस उल्टा लिखा हुआ है। सीधे सीधे एक पंक्ति भी लिखेंगे तो आप तो जो पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा 13 मात्राएं, ठीक है। ये समझना आसान है। बाकी इसका सेम टू सेम उल्टा है कि जो इसका जो पहला दूसरा चरण सेम अलग हो जाएगा ना, इसका भी एकदम उल्टा उल्टा हो जाएगा। इस सम चरण जो समाप्त होगा वो किस पे होगा, अब इस पर, यानी कि जो विषम चरण है, विषम चरण मतलब इसी का उल्टा सेम टू सेम, यही सारी चीजें बस सम का विषम हो जाएगा, क्योंकि तो चरण उल्टा होता है ना बस। तो लिखेंगे आप लोग गुरु लघु पर विषम चरण समाप्त होगा, इस तरह से विषम चरण समाप्त होगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। तो जो दोहा आपने लिखा था उसी को उल्टा कर देंगे तो वही सोरठा है, ठीक है। हालांकि उसमें तुक नहीं बनना है, तुकांत का उसमें नहीं आ रही है, लेकिन तुकांत का छंद के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। वो कल्पना का हिस्सा है, हो सकता है नहीं मिले। आए तेरे काम मित्र अगर संघर्ष संकट सुने, लेकर हरि का नाम, लेकर हरि का नाम, क्या लिखा है, लेकर सोच भाई सम उसको चुने, भाई सम उसको चुने। इसी को आप दोहा भी कर सकते हैं, जैसे मित्र अगर संकट सुने, आए तेरे काम, भाई सम उसको चुने, लेकर हरि का नाम। पूरा दोहा परफेक्ट दोहा बन रहा है, ठीक है। और 11 13 है, यहाँ पे कॉमन देना मत भूलना। और ये आपका सोरठा भी कंप्लीट हो गया, दोहा सोरठा और एक बरवैन। एक छंद और हो गया बरवैन। ये जो छंद है है 12, विषम में 12, सम में 7। पहले व
तीसरे चरण में 12 है, दूसरे और चौथे में हाँ कहाँ है आई आई नहीं इधर नहीं होता आई ऐसे नहीं, तो ये 2 है तो सही, ये देखो 2 है तो सही, एक है ए और ये दोनों सेम ही है। ए क्या होता है अपने आप में दीर्घ स्वर भी है, तो इसमें कंफ्यूजन, जैसे मैंने पिछली बार 23 लिए थे ना, तो अब इसलिए वही गलती आप है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये 2 ही रहता है। आ ए क्या है पूरे आप में दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर नहीं है ना, ह्रस्व स्वर 2 3 4 ही है, अगर री को भी अगर फॉर एग्जांपल गिनते हैं थोड़ी देर 4 ही होते हैं, अ ई उ और री, ठीक है, वही है, बाकी सब दीर्घ ए औ तक अंग अह जो अयोग वाला है ना वो भी दीर्घ में गिना जाता है, ठीक है, ये पीछे लिख देना मात्रा वाला इससे 1 2 लाइन छुआ, वो तो अयोग आएगा, अभी तक तो समझ ही होंगे आप, जैसे संकट में हमने 2 गिना था, ठीक है, इस तरह से। तो दूसरे व चौथे में 7 होती है, इसका एग्जांपल बताते हैं। अवधिशिला का पूर्व पर था गुरुभार, अवधिशिला का पूर्व पर था गुरुभार लगभग, अवधिशिला का पूर्व पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी, तिल तिल काट रही थी दृढ़ धार। इस तरह से कर सकते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक चरण ये है, दूसरा चरण ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक। अवधिशिला का पूर्व पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ धार। अब आपको इसमें एक अलंकार भी बताना है, कोई है जो अलंकार बता सकता है, इसमें 4 विकल्प दूंगा, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का एग्जांपल नहीं दूंगा, वो सबसे आसान एग्जांपल है पहचान, ये तो कोई भी लिखे। अवधिशिला का पूर्व पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ धार। चलो एग्जांपल इसमें है, ठीक है, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक है उपमा है उत्प्रेक्षा भी है, या फिर लिखेंगे इसमें कोई ये 4 विकल्पों में से आपको बताना है, कोई बता सकता है इसमें अलंकार ढूंढ कर, टेस्ट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो बताओ रूपक कहाँ पे है, तो बताओ, नहीं उत्तर है तो फिर उत्तर को सेटिस्फाई चीज को देखने के लिए जो हम जो वियोजक लगाते हैं कहीं, तो वहां से हम रूपक को पहचान सकते हैं। हाँ जैसे इसमें दिल पे जो वियोजक शब्द लगाए वो गलत पहचाना है, वहां पर रूपक है, जरूरी नहीं है कि वियोजक लगा हुआ है तो रूपक होगी, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इन दो शब्द में पुनरुक्ति प्रकार का जाता है, यहाँ पे रूपक नहीं है, रूपक में एक अनिवार्य संबंध होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होना जरूरी है, या फिर उपमेय उपमान का संबंध होना जरूरी है। रूपक के लिए उपमेय उपमान का संबंध होना बड़ा जरूरी है, वरना रूपक है ही फिर वो तो शब्दों का अलंकार है, ठीक है, जैसे माता पिता, ठीक है, द्वंद्व समास है वहां, वो कोई रूपक अलंकार नहीं है, ठीक। उपमेय और उपमान का अनिवार्य संबंध रूपक के लिए जरूरी होता है। तो बताओ कि इसके अलावा उपमा कौन कह रहा था, कहां पे किसकी उपमा दी गई है? उपमा अलंकार के लिए समान, सम, जैसा, ऐसा, इस तरह के शब्द आने जरूरी है उपमेय और उपमान के बीच में, ठीक है। यहाँ पे है रूपक अलंकार ही, ठीक है, वरना मतलब तुक्का ठीक लग जाता, बहुत बढ़िया, नंबर 1 मिल जाता, ठीक है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, ठीक है कहाँ पे 2 जगहों पर है, और एक दीर्घ, हाँ एक दृढ़ धार,
अब बताते हैं कैसे है। अवधिशिला, अवधिशिला यहाँ पे क्या है, जो सूचक है ना, जैसा ऐसा, ये वाला शब्द जब लुप्त हो गया तो अवधि की शिला यानी कि अवधि रूपी शिला, अवधि का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम है ना, तो टाइम का जो शिला है यानी कि जो समय का पत्थर है, समय के बोझ का ऊपर यानी बन था, गुरु भार यानी कि बड़ा भार है ना, अवधि की शिला का यानी कि समय की शिला है, समय के पत्थर का ऊपर बहुत बड़ा भार था, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार, दृग्जल धार यानी दृग्जल मतलब आंखों का पानी रूपी धारा, ठीक है, तो आंखों के पानी रूपी धारा, यहाँ पे भी रूपी शब्द आ जाएगा, तो यहाँ पे भी लुप्त है ना, तो ये धार क्या है, धार दी हुई है उपमा, दृग्जल को दिया हुआ है तो ये है उपमा, तो अलंकार है तो डेप्थ में समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से करना जरूरी है। अच्छा, मतलब मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जब अलंकार हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अलंकार ज्ञात करने के, अलंकार पारिजात पढ़ करके मत आना, मतलब पढ़ो तो अच्छी बात है, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर किसी को अलंकार 33 34 35 अलंकार अच्छा ज्ञान है तो वो कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के कम से कम 15 16 अलंकारों की तरफ जाएंगे तो वो भी गलत चीज है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जिसको रूपक उपमा उत्प्रेक्षा, इन तीन अलंकारों के बीच, ये क्योंकि अर्थ अलंकार है ना, अर्थ अलंकार है, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा के बीच जिसने अंतर समझ लिया, वो चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो रहा हो हिंदी अलंकार का क्वेश्चन आ जाए, 99% यहाँ से पूछा जाता है, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा में से ही होता है शब्द अलंकार, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन ही है अर्थ अलंकार, और शब्द अलंकार में जैसे यमक श्लेष और एक दो अलंकारों का अंतर ठीक ठीक समझ लिया, वो उसको भी कर ले। तो अलंकार में मेन से मेन आप लोग समझेंगे 6 7 8 अलंकार का अर्थ, 8 अलंकार आप लोग समझ ले, जिससे इस पर पकड़ बना ले, 8 अलंकारों पर पकड़ बनाना कोई कठिन काम नहीं है, जिससे एक बार इसको समझ में कॉन्सेप्ट आ गए जीवन भर मतलब गलती नहीं करेगा और समझते ही कर लेगा। ये वैसे मैं घर से तैयार करके नहीं, लिखते लिखते मेरे ध्यान में आया कि हाँ यार यहाँ पे अलंकार की संभावना बनती है, तो क्यों ना एक टेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो जब अलंकार हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे तो इस तरह से करके आना, अगर किसी ने पहले से पढ़ा हुआ है अलंकार तो थोड़ा अभ्यास का स्तर बढ़ाए, अभ्यास का स्तर ऐसा होना चाहिए कि कहीं कोई गलती ना सही में डायरेक्ट, चलो टाइम उठा लो पर वे भी हो चुका है। अब आएंगे हम लोग अंतिम उसमें, जो विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक, ये दरअसल लंबे छंद होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें एक कुंडलिया छंद है, कुंडलिया छंद होता है इसमें, छप्पा एक छंद होता है, यानी कि ऐसे छंद जिनका मतलब आप इस तरह से कर नहीं सकते। वैसे दरअसल ये विषम मात्रिक छंद दरअसल बनते कैसे हैं, ज्यादातर दो छंदों के मिलने से बनते हैं, इस वजह से इसमें हम कह नहीं सकते हैं तय तौर पे कि सम सम वाले चरण पे कितनी मात्राएं, विषम वाले चरण पे कितनी मात्राएं, क्योंकि ये दो छंदों को मिला करके बना हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप इसमें चरणों में प्रायः मात्राओं की संख्या निश्चित है, ऐसा लिख सकते हैं मात्राओं की, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि पूछा जाए आप लोगों से निश्चित, और ज्यादा लिख सकते हैं किस तरह के प्रायः दो छंदों से मिलकर के बनते हैं, छंदों से मिलकर बनते हैं होते बड़े कमाल के हैं, जो मात्रिक छंद अद्भुत प्रयोग होता है, ठीक है। इनमें से एक ही छंद हम लोग समझेंगे जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है, इसको कहते हैं हम लोग कुंडलिया छंद, ठीक, कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद में आप लोग करेंगे, इसमें लिखेंगे ये सीधा सीधा बनता है दोहा प्लस रोला, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है, कुछ नहीं होता है। और एक चीज और होती है इसमें कि जो दोहे की अंतिम पंक्ति है, रोले की पहली पंक्ति, दोहे की अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति रोला की पहली पंक्ति समान होती है, तथा पहली पंक्ति मतलब रोला क्योंकि इस तरह से चलता है, लेकिन चरण का जो पहला हिस्सा है यदि से पहले तथा रोला की आरंभिक
पंक्ति समान होती, मतलब वही लाइन होती। और अभी करके देखिए समान। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक कुंडलिया लिखते हैं। रत्नाकर सबके लिए, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान। रत्नाकर यानी समुद्र को कहते हैं ना। रत्नाकर सबके लिए, तो इतना दोहा है, होता एक समान। ठीक, बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। सीप चुने नादान, एक दोहा हो गया। ठीक है, अब शुरू कैसे होगा? सीप चुने नादान से दोहा शुरू होगा। ठीक है, सीप चुने नादान, इस तरह से। सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता। अज्ञ मूंगे पर मरता। सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता। जिसकी जैसी चाहत इकट्ठा वैसा करता। जिसकी जैसी चाहत इकट्ठा वैसा करता। इकट्ठा वैसा करता। जिसकी जैसी चाहत इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कविराई, अच्छा ठकुरेला है, ठकुरेला कविराई सभी खुश इच्छित पाकर। ठकुरेला कविराई सभी खुश, सभी खुश इच्छित पाकर। इच्छित पाकर, अंतिम पंक्ति थोड़ा ठीक। ठकुरेला कविराई सभी खुश इच्छित पाकर। है मनुष्य के भेद एक सा है। है मनुष्य के भेद, है मनुष्य के भेद एक सा है। ये अंतिम पंक्ति आप उसी के नीचे से लिखेंगे, मैं वहां जाऊंगी इसलिए एक सा है। तो इस तरह से ये है आपका कुंडलिया चक्र। ठीक है, तो इसका इस मतलब इस कुंडलिया का इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, इस छंद का मतलब है क्या? अगर हम अर्थ समझे इसको कविता के रूप में, रत्नाकर सबके लिए होता है समान, यानी कि रत्नाकर जो है, यानी कि समुद्र क्या होता है? सबके लिए समान होता है। उस समुद्र का आप लोग मतलब सिंबोलिज्म समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रत्नाकर किसके लिए यूज किया हुआ है? हो सकता है मतलब गुरु के लिए शायद यूज किया हुआ इस तरह से, है ना? या किसी भी चीज के लिए हम कहां से क्या उठाते हैं ना, वो हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जैसे कोई किताब के सेंस में रत्नाकर यूज कर लिया, किसी ने किसी से उस किताब से कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा। रत्नाकर सबके लिए होता है एक समान। बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। तो जो बुद्धिमान होता है वो मोती चुनेगा, जो ऐसा होगा वो सीप चुनेगा। ठीक है, सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता। का मतलब अज्ञानी या फिर मूर्ख। ठीक है, इस तरह से अज्ञान है, अज्ञान या फिर मूर्ख के सेंस में। मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाहत इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कविराई, ये जो ठकुरेला शब्द है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इसका कारण यह है कि ये इसका ठकुरेला जो ठाकुर कवि का हो सकता है, ऐसा कुछ। ठकुरेला कविराई सभी खुश इच्छित पाकर। है मनुष्य के भेद एक सा है। मनुष्य अलग प्रकार को अपना करने की। Damn.